हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीजीटी की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से चल रही है। निश्चित रूप से आप इसको गंभीरता से ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ है। समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको एक मार्गदर्शन देने का काम भी जो है सो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया के एक कालखंड के संबंध में, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर मुगल काल। ठीक है ना, मतलब कि 1707 से लेकर के 1857 के बीच का जो काल है हिस्ट्री में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि 1707 मतलब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात से लेकर के 1857 तक के बीच का जो काल है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी एग्जाम में, खास करके पीजीटी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में, करीब करीब 12 से 14 प्रश्न जो है सो पूछ लिए जाते हैं इस कालखंड से। इसलिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अगर हम लोग झारखंड पीजीटी की बात करें तो करीब करीब ये मान करके हम लोग चल रहे हैं कि 38 से 40 प्रश्न जो होगा वो मॉडर्न इंडिया से पूछा जाएगा, है ना। तो ये जो 38 से 40 जो प्रश्न है, तो इसमें आप मान करके चलिए कि कम से कम, है ना, 10 से 12 प्रश्न आपका 1707 से 1857 के बीच के खंड से पूछा जा सकता है। बढ़ भी सकता है इसकी संख्या, हो सकता है कि 15 प्रश्न पूछ लिए जाए, है ना। पिछला जो पीजीटी एग्जाम हुआ था, तो पिछला पीजीटी एग्जाम में 16 वाले डेट में जो एग्जाम हुआ था, तो इस कालखंड से करीब करीब 16 प्रश्न जो है सो पूछे गए थे, है ना, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण था, है ना। तो आखिर इस खंड के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या चीज देखना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और आपको हम बताएंगे कि क्या क्या चीज आपको देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि 1707 से 1857 के बीच का जो खंड है, इसमें सबसे पहला चीज है उत्तर मुगल शासकों के बारे में जानकारी। मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात से लेकर के बहादुर शाह जफर तक कितने मुगल बादशाह हुए, किन किन मुगल बादशाहों की क्या खास विशेषताएं रहीं, है ना, किन मुगल शासकों के काल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, है ना। तो क्रम से औरंगजेब के पश्चात मतलब बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह जफर तक आपको हर मुगल बादशाहों के बारे में बारीक से बारीक जानकारी रख लेना चाहिए कि भाई बहादुर शाह प्रथम के समय क्या हुआ, जहांदार शाह के समय क्या हुआ, फर्रुखसियर के समय क्या हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला के समय क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, है ना। मतलब एक क्रम से सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। जैसे मान लीजिए पूछेगा कि पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, है ना, पलासी के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। मतलब किसी दूसरी घटना के संदर्भ में मुगल बादशाहों का नाम आपसे जो है सो जनरली पूछा जाता है, तो उसको आपको ध्यान में रख लेना है। मतलब तो उत्तर मुगल शासकों के बारे में आप बारीक से बारीक जानकारी रख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बेसिक कारणों को तो आपको जान लेना चाहिए कि भाई मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे थे। कारण से भी प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, है ना। फिर मुगल साम्राज्य का जब पतन हो गया तो कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य जो हैं वो उदित हुए। जैसे मान लीजिए बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, मैसूर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, है ना, पंजाब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ, हैदराबाद, अवध, है ना, आमेर। तो इन सब राज्यों के बारे में आपको जानकारी रख लेना चाहिए। पंजाब का अगर राज्य के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो महाराजा रंजीत सिंह के बारे में आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन रख लेना चाहिए। रंजीत सिंह का प्रशासन किस प्रकार का था, वहां से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, है ना। अगर हैदराबाद आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से हैदराबाद राज्य का जो गठन हुआ वो किसके द्वारा किया गया, हैदराबाद राज्य का क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहा दिल्ली के मतलब उत्तर मुगल बादशाहों के संदर्भ में, है ना। चिंगलीज खां वगैरह के बारे में बारीक से आप जो है सो चीज़ों को देख लीजिए। अगर आप मैसूर पढ़ रहे हैं तो हैदराबाद
सॉरी हैदर अली और टीपू सुल्तान आदि के बारे में आप डिटेल्स में जो है सो पढ़ाई कर लीजिए, अपना देख लीजिए, बारीक से बारीक चीज़ों को देख लीजिए। फिर अंग्रेज़ों का मैसूर के साथ क्या संबंध रहा, है ना, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में डिटेल्स में जानकारी जो है सो आप रख लीजिए, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। आंग्ल सिखों के बीच जो युद्ध हुआ, तो आंग्ल सिख युद्ध के बारे में आप जानकारी जो है सो रख लीजिए, कौन युद्ध कब हुआ था, है ना। बहुत सारा छोटा छोटा प्रश्न वहाँ से जो है सो बनता है ना। फिर बंगाल को जब आप पढ़ेंगे तो बंगाल के नवाबों को आप क्रमशः जो है सो देख ले, है ना। मुर्शिद कुली खां के द्वारा कैसे बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया, है ना, और फिर कैसे बंगाल के किन किन नवाबों के समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, ये पूरा क्रम है जिसको आपको बारीकी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आमेर एक महत्वपूर्ण राज्य था, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो उदित हुआ था, तो आमेर राज्य के बारे में, खास करके सवाई राजा जयसिंह के बारे में और विज्ञान के प्रति उनका जो आकर्षण था और विज्ञान के क्षेत्र में जो उनका देन रहा, तो वहाँ से भी प्रश्न जो है सो उठाए जाते हैं। अवध के नवाबों को भी आपको देख लेना है, वाजिद अली शाह तक कौन कौन से अवध के नवाब रहे, मतलब कि मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उदित होने वाले क्षेत्रीय राज्यों को बारीकी से पढ़ लेना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर तीसरा जो चीज़ है 1707 से 1857 के बीच, तो उसमें हम लोग पाते हैं कि पूरे शिवाजी को, मतलब जो मराठा राज्य है, तो शिवाजी के बारे में, है ना, मराठा प्रशासन के बारे में आपको जानकारी तो रखना ही है। इसके साथ साथ जो पेशवाओं का काल है, तो पेशवाओं के बारे में आपको महत्वपूर्ण सूचनाओं को पढ़ लेना चाहिए कि किन किन पेशवाओं के समय कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, है ना। मतलब कि पूरा का पूरा जो है सो पेशवा का काल जो है, वहाँ से प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, पूछा जाता है। और वहाँ इतनी ज़्यादा संधियाँ हुई थी, जैसे अंग्रेज़ों के साथ ही अगर मराठों की रिलेशन को अगर हम लोग देखें तो पाते हैं कि बहुत तरह की संधियाँ हुई थी। उसका एक अलग सूची आप बना लीजिएगा पढ़ने के क्रम में कि कौन सी संधि कब हुआ था, ये मैच कराने के लिए भी जो है सो पूछता है ना। तो पूरा मराठा आपको बढ़िया से पढ़ना है, उसमें भी पेशवाओं के काल को जो है सो बढ़िया से पढ़ना है। और अंग्रेजों ने महाराष्ट्र को जीतने के लिए क्या क्या किया, उसको आपको बारीकी से देखना है। कौन कौन सा युद्ध हुआ था, बहुत सारा युद्ध हुआ था, बहुत सारी संधियां हुई थी, है ना, विभिन्न पेशवाओं के काल में, है ना। तो इसको आपको एक फुट नोट्स के माध्यम से जो है सो पढ़ना चाहिए और महत्वपूर्ण चीज़ों को जो है सो आपको लिख लेना चाहिए ताकि याद रखने में आपको सुविधा हो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन से भरा हुआ भी है, इसलिए बार बार चीज़ों को आपको पढ़ना चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर खंड आता है वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन और भारत में उनका विस्तार। तो जो यूरोपीय कंपनियां जो भारत आई थी, चाहे वो पुर्तगाली हो या फिर फ्रांसीसी ही क्यों ना हो, जितने भी लोग आए थे यूरोप से, इनके द्वारा भारत में कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया गया, किन किन फैक्ट्रियों से संबंधित क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, है ना, किन किन फैक्ट्रियों को किलेबंद किया गया था, उसमें से कुछ का नाम जो है सो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्या ये लोग व्यापार करते थे, मतलब यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन और उनका जो भारत में विस्तार हुआ, उसको आपको डिटेल्स में पढ़ लेना चाहिए, है ना। इसमें भी खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में या अंग्रेजों के बारे में आपको बढ़िया से पढ़ लेना चाहिए। फिर इन यूरोपीय कंपनियों में हम लोग पाते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी के बीच में कर्नाटक युद्ध हुआ था, है ना। तो जो भी कर्नाटक युद्ध हुए, तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको बारीकी से जो है सो अध्ययन कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, वहां से भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल को कैसे जीता गया। हम लोग सब जानते हैं कि बंगाल को जीतने के लिए दो महत्वपूर्ण युद्ध, पलासी और बक्सर, तो कैसे बंगाल को जीता, है ना, क्या क्या प्रमुख घटनाक्रम घटा था, उसको आपको बेहतर तरीके से जान लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। मैसूर को कैसे जीता, महाराष्ट्र को कैसे जीता, पंजाब को कैसे जीता, है ना। तो अंग्रेजों के द्वारा
कैसे जो है सो भारत को जीता गया, विभिन्न राज्यों को कैसे जीता गया, कौन कौन सी घटनाएं घटी थी, कौन कौन सा युद्ध लड़ना पड़ा था, उसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना चाहिए। हम समझते हैं कि एस के पांडे वाला जो किताब है उसको बारीकी से अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा जो है रिसर्चर बन करके नहीं पढ़ना है, मोटा मोटी चीज को तो आपको जरूर देख लेना चाहिए जो पीजीटी में पूछा जा सकता है ना। फिर सबसे अंत में हम लोग पाते हैं कि लॉर्ड क्लाइव से लेकर के लॉर्ड कैनिंग तक के काल को आपको पढ़ना चाहिए। मतलब कि लॉर्ड क्लाइव जो आया, उसके बाद मान लीजिए वॉरेन हेस्टिंग्स आया, तो क्रम से जो है लॉर्ड कैनिंग तक 1857 तक तो मोटा मोटी हम लोग लॉर्ड कैनिंग को ही देखते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव से लेकर लॉर्ड कैनिंग तक जो भी गवर्नर रहे या गवर्नर जनरल रहे, है ना, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ लेना चाहिए कि किस गवर्नर जनरल के समय कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी थी, आदि आदि, है ना, किसने किस प्रकार का जो है सो क्रिया किया या प्रतिक्रिया किया, उसको आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना चाहिए। तो हम लोग पाते हैं कि 1707 से 1857 के बीच करीब करीब 6 ऐसा टॉपिक है जिसकी चर्चा हम आपको किए। ये 6 टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये 6 टॉपिक जो है आपको बारीकी से पढ़ना चाहिए, है ना। किताब में पेज टू पेज लाइन बाय लाइन जो है सो चीज़ों को आप पढ़िए और चीज़ों को जो महत्वपूर्ण मिले उसको नोट भी जो है सो करते जाइए। यहाँ से आपका करीब करीब 14-15 प्रश्न तो हमको लगता है इस बार भी पूछेगा ही, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट से मान लीजिए करीब 20 प्रश्न अगर पूछता है तो इधर 1707 से 1857 के बीच में 15 प्रश्न या 16-17 प्रश्न भी हो सकता है, तो पूछा ही जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ये 6 टॉपिक जो हम आपको बताएं इसको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया वाला जो ये खंड है ना 1707 से 1857, इसमें घटनाएं इतनी ज़्यादा घटी हुई हैं, है ना, इतने कैरेक्टर आपको मिलते हैं, इतने युद्ध मिलते हैं, है ना, इतनी संधियां आपको मिलती हैं कि वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसलिए कंफ्यूजन से बचना है तो चीज़ों को बार बार पढ़ना है ना, और चीज़ों को लिखते हुए जो है सो पढ़ना है, तब चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। तो आज इतना ही, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के जो है सो आएंगे, जो आपको निश्चित रूप से जो है सो पीजीटी के लिए पढ़ लेना चाहिए। तो आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।